सकते हैं हु कैन परफॉर्म लाइफ प्रोसेसेस, और हाँ बायोटिक कंपोनेंट, और बताओ कैरेक्टर्स ऑफ लाइफ बराबर हु कैन परफॉर्म लाइफ साइकिल, ठीक है बराबर। ओके, सो ये जितने भी कैरेक्टर है ये सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करते हैं, एक ब्रॉड या फिर एक ज्यादा स्पेसिफिक, हाँ हु कैन सर्वाइवल लाइफ ऑन अर्थ बराबर। सो एक ब्रॉड डेफिनेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम ऐसी बता सकते हैं, बीइंग अलाइव इज डिफाइंड एज अ यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ थ्रू केमिकल रिएक्शन एंड विच लीड्स टू ग्रोथ डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन, या जितने भी लाइफ प्रोसेसेस है, ठीक है। क्योंकि हमारे एक बेसिक लेवल पे हम सभी की सभी बायोमोलिक्यूल से बने हैं। अब ये बायोमोलिक्यूल जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट होते हैं, okay, when these biomolecules react with each other, their product and their byproduct influence the metabolism and the phenomenon and the life cycle of a cell and by default an organism। तो एक सेल का मेटाबॉलिज्म इन्फ्लुएंस करते हैं ये सब बायोकेमिकल्स के रिएक्शन जो भी इनमें हो रही है, और ये रिएक्शन के प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट जो है वो उस सेल, उस टिश्यू या उस ऑर्गेनिज्म की बहुत सारी प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। That's why it is defined as a organization of molecule expressing itself। एक सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, गोल्जी बॉडीज, सेल वॉल, ये सभी चीजें रहेंगी। ये हर चीजें बहुत सारे बायोमोलिक्यूल और एटम का ज्वाइनिंग होने के बाद बनी है, ठीक है। सो एक सेल्स जो है इट इज अ ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन का मॉलिक्यूल है, इस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से अपनी पूरी लिविंग ऑर्गेनिज्म या पूरी लिविंग सिस्टम जो है वो काम करती है, ठीक है। और ये सब का बाय प्रोडक्ट, ये सब का रिजल्ट किस में रहेगा, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। कोई भी सेल ग्रो हो रही है, डेवलप हो रही है, रिप्रोड्यूस हो रही है, इन सब में ये केमिकल रिएक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट है। अब इसके अलावा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बहुत सारे डिस्टिंक्टिव फीचर्स रहते हैं, वो देखते हैं। डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म को लिविंग क्यों कहेंगे, अभी सभी लोगों ने लगभग, ठीक है, सभी लोगों ने, आदित्य और चिन्मय ने छोड़ के बाकी सभी ने कुछ ना कुछ आंसर बताया। ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या रहेगी कि वो जिंदा है। अब किसी चीज को अपन जिंदा कब कहेंगे, व्हेन देयर न्यूक्लियस इज फंक्शनल। न्यूक्लियस जो है जो हमेशा फंक्शनल फॉर्म में रहती है, तब हम उसको किसी सेल को लिविंग कहेंगे। बट न्यूक्लियस जिंदा है या नहीं यह अपन बाहर से देख सकते हैं क्या, सेल माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, ओके। सेल जो है वो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, तो ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जिंदा है या नहीं ये अपन देख सकते हैं क्या, नहीं। तो वो जो भी प्रोसेस कर रहा है, एक सेल के अंदर जो भी प्रोसेस हो रही है, उसका अगर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर या उसका मॉर्फोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन जो भी होगा, उसको ऑब्जर्व करके हम कहेंगे कि ये लिविंग है या नहीं है, ओके। अब इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या रहेगी, ग्रोथ। ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ का मतलब क्या होता है, ग्रोथ मीन्स व्हाट, ग्रोथ को कैसे डिफाइन करेंगे अपन, हर सेल ग्रो हो रही है इसका मतलब क्या हो रहा है, कोई भी सेल या कोई भी ऑर्गेनिज्म ग्रो हो रहा है इसका मतलब क्या है, हाँ डेवलपमेंट, हाँ, बट मोर इंपॉर्टेंटली इंक्रीज इन शेप एंड साइज। जिन मैंने बताया ग्रोथ इज ए इरिवर्सिबल increase in shape size or shape size or mass of cell or organism or organ। कोई भी ऑर्गन या सेल या एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म जिसका शेप, साइज और मास में चेंज आ रहा है, और ये चेंज कैसा रहेगा, जनरली, जनरली इरिवर्सिबल। जनरली वर्ड क्यों यूज करते हैं बायो में हमेशा, क्योंकि लगभग सभी चीज को कोई ना कोई एक्सेप्शन रहता है। अगर सेल, कोई भी प्लांट मर रहा है या फिर अगर प्लांट लीफ शेड करते हैं तो उसका मास कम होगा, होगा कि नहीं होगा, मास कम होगा कि नहीं होगा, बताओ।
अगर कोई झाड़ अपनी पत्तियां शेड कर रहा है, छोड़ दे रहा है, तो उसका मास कम होगा। हाँ, हमारा भी वजन अपने खाने पीने के हिसाब से कम हो सकता है या बढ़ भी सकता है, तो जनरली रिवर्सिबल कहते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो कैसा रहेगा, इरिवर्सिबल। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम या जनरली वो कैसा रहेगा, इरिवर्सिबल। तो ये जो भी शेप, साइज और मास में ग्रो इंक्रीज हो रही है, इसको अपन क्या कहेंगे, ग्रोथ। ओके, दूसरा कैरेक्टर यहां पे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन यानी क्या, सिंपल वर्ड्स में रिप्रोडक्शन कैसे डिफाइन करोगे, व्हाट इज मीन टू रिप्रोड्यूस, व्हाट इज मीन टू रिप्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या होगा, हाँ, प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस, या वो भी बराबर है, प्रोडक्शन ऑफ यंग वन और प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग, आइडेंटिकल क्यों बोला है, हाँ, ओके, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट वो बराबर है, प्रोडक्शन ऑफ सेम स्पीसीज वो भी बराबर है। ठीक है, सो ये तीनों जो तीनों ने पार्थ, सविनय और संकल्प में बताया, यंग वन को बर्थ करते हैं, सेम स्पीसीज के को प्रोड्यूस करेंगे, या मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, ये सभी बराबर है। बट रिप्रोडक्शन जो है वो अपने जैसे ही आइडेंटिकल या अपने जैसे ही दिखने या होने वाले ऑर्गेनिज्म को जब प्रोड्यूस करेंगे तब उसको क्या कहेंगे, रिप्रोडक्शन। ठीक है, मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन, ये टेक्निकल डेफिनेशन को, या फिर अपन प्रोसेस अगर एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उस अपन यूज करेंगे कि मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। ओके, प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग और समवन सेम एज योर स्पीसीज, दैट्स व्हाट इज मीन बाय रिप्रोडक्शन। इसके अलावा हाँ, दूसरे और एक रिप्रोडक्शन मीन्स दूसरे वर्ड में डिफाइन कर सकते हैं, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। रिप्रोडक्शन कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज ए कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। ओके, इसके अलावा और एक है लोकोमोशन। लोकोमोशन यानी लोकोमोशन, लोकोमोशन का मतलब क्या होगा, हाँ, मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके, सो फिजिक्स के लैंग्वेज में वो हुआ डिस्प्लेसमेंट। तो कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म डिस्प्लेस हो रहा है, मतलब वो क्या कर रहा है, लोकोमोशन। ठीक है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। मूवमेंट का क्या मतलब होगा, ऐसी कोई भी चेंज जो एक ही पोजीशन पे हो रहा है उसको अपन क्या कहेंगे, मूवमेंट। ओके, जैसे अपन अभी हाथ पैर हिला रहे हैं तो एक ही जगह पे हिला रहे हैं, तो ये क्या हो गई, मूवमेंट। अगर हम फिजिकली इस पॉइंट से लेके उस पॉइंट तक चल रहे हैं, ये क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट, दैट इज लोकोमोशन। लोकोमोट करना यानी क्या, एक जगह से दूसरी जगह जाना, और मूवमेंट यानी क्या, जो एक ही प्लेस पे होती है उसको क्या कहेंगे, मूवमेंट। तो लोकोमोशन और मूवमेंट ये दोनों किसका पार्ट होंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक फीचर का। इसके अलावा और अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, adaptability means, what is mean by adaptability, can anyone define adaptability। और एक और है, हाँ, vital processes। adaptability का क्या मीनिंग होगा, रिस्पॉन्स टू चेंज। ओके, और कोई, रेस्पिरेशन और मेटाबॉलिक फंक्शन, या फिर वाइटल प्रोसेसेस और फंक्शंस। ओके, रिस्पॉन्स टू चेंज प्राची ने बताया बराबर है। और अडाप्ट होना यानी क्या होना, सिटी टू चेंज और बॉडी अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट। ठीक है, बराबर है, पार्थ ने बताया एनवायरमेंट। सो एनवायरमेंट या कोई भी ऐसी चेंज जिसके वजह से हम खुद में चेंज लाते हैं उसको अडेप्टेबिलिटी कहेंगे। ठीक है, कोई भी चेंज एनवायरमेंट जो हमको चेंज होने के लिए या कोई ना कोई एक्शन लेने के लिए ट्रिगर करता है उसको अपन क्या कहेंगे, स्टिमुलस। जैसे समर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो हम कूलर में बैठेंगे, या फिर हम बहुत ज़्यादा स्वेट करते हैं और कॉटन के कपड़े पहनते हैं। अगर वही विंटर होगा
तो हम बहुत ज़्यादा खाना खाएंगे क्योंकि अपनी बॉडी को गर्म रखने के लिए अपने को ज़्यादा एनर्जी चाहिए। ओके, समर के दिनों में अपन वो सब चीज़ें खाएंगे, ठंडी चीज़ें, जिसकी वजह से अपने को कूल फील होता है। तो ये सब क्या है, ये सब वो स्टिमुलस है जो अपने को एनवायरनमेंट से मिल रहा है, और एनवायरनमेंट से ये स्टिमुलस मिलने की वजह से अपन खुद कोई तो भी एक्शन ले रहे हैं। तो इसको क्या कहेंगे, अडेप्टेबिलिटी। एग्जैक्टली डायरेक्टली अडेप्टेबिलिटी नहीं कह सकते, क्योंकि अडेप्टेबिलिटी एक जनरेशन में या एक ही बार नहीं होती, एक लॉन्गर और ब्रॉडर प्रोसेस है। ठीक है, बट ये स्मॉल या फिर एक डे टू डे लाइफ का एग्जाम्पल है कि अडाप्ट होना यानी क्या, कि अपने जो भी एनवायरनमेंट है या फिर इंटरनल स्टिमुलस, जैसे अपनी तबीयत खराब होती है तो अपन आराम करेंगे, तो अपनी बॉडी सिग्नल देगी कि कुछ तो भी यहाँ पे एरर है या कुछ तो भी कम ज़्यादा हो रहा है, तो अपने को रुक के आराम करना चाहिए। तो ये इंटरनल स्टिमुलस हुआ। तो ये जो भी फिनोमिनॉन है जो अपने को एक्सटर्नली या इंटरनली हो रहा है और कोई तो भी चेंज ट्रिगर कर रहा है, उसको अपन क्या कहेंगे, स्टिमुलस। तो स्टिमुलस के हिसाब से खुद को चेंज करना, उसको क्या कहेंगे, अडेप्टेबिलिटी। इट इज एन एबिलिटी टू चेंज अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलाई। ठीक है, चेंज होने की एबिलिटी को अडेप्टेबिलिटी कहेंगे। ठीक है, सिर्फ चेंज होना नहीं, अपने पास एबिलिटी है। जैसे तुमको हर बार बहुत सारे लोगों को, बहुत टीचर्स ने बताया होगा कि तू पढ़ नहीं सकता या तू बहुत होशियार है। ठीक है, लेकिन अगर उसके ऊपर ये सुन रहे हो तो वो सिर्फ रिएक्शन हुआ या फिर रिस्पॉन्स हुआ, उसको अपन अडेप्टेबिलिटी नहीं कहेंगे। अगर वो ये सब चीजें सुन के, अगर कोई कम मार्क लेने वाला हो, वो ज्यादा अच्छे से पढ़ रहा है, तो वो उसको अडेप्टेशन कहेंगे। अगर जो पहले से होशियार है वो और बाकी सब्जेक्ट में या और दूसरी चीजों में इंटरेस्ट ले रहा है, तो वो भी क्या हुआ, अडेप्टेशन। ठीक है, तो सिर्फ देखना या फिर रिस्पॉन्ड करना ये नहीं, तो वो रिस्पॉन्ड करने की जो एबिलिटी है उसको अपन क्या कहेंगे, अडेप्टेबिलिटी। समझ में आ रहा है क्या कहना है? जो एक्सप्लेन किया वो समझ में आ रहा है क्या, या कंफ्यूज हो रहे हो? ओके, उसको कहेंगे अडेप्टेबिलिटी। सेकंड, वाइटल प्रोसेसेस और मेटाबॉलिक फंक्शन। ठीक है, सो एक सेल जितने भी जो भी कर रही है वो केमिकल रिएक्शन को अपन मेटाबॉलिज्म कहेंगे। और ये जितने भी केमिकल रिएक्शन या चेन ऑफ केमिकल रिएक्शन है, उन सभी को अपन मिला के क्या कहेंगे, वाइटल प्रोसेस। वाइटल प्रोसेस क्यों? क्योंकि वो अपने जिंदा रहने के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ये प्रोसेस नहीं होंगे तो हमारा सर्वाइवल नहीं हो पाएगा, या अपने सर्वाइवल की जिसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो सभी प्रोसेस को क्या आएंगे, वाइटल प्रोसेसेस। और इसी वाइटल प्रोसेसेस को अपन दूसरे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज मेटाबॉलिक फंक्शन। सो जो भी केमिकल रिएक्शन है, उन सभी केमिकल रिएक्शन को इंक्लूसिवली अपन क्या कहेंगे, वाइटल प्रोसेसेस और मेटाबॉलिक फंक्शन। अब ये रिएक्शन जो है वो अपने बॉडी को कुछ तो बनाने में हेल्प कर सकते हैं या कुछ तो ब्रेक करने में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, सो ऑल द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन आवर सेल और इन आवर बॉडी। सो जो प्रोसेसेस अपनी बॉडी में कुछ ना कुछ सिंथेसिस करते हैं, सिंथेसाइज कर रहे हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एनाबॉलिज्म। ठीक है, इट इंक्लूड्स बोथ एनाबॉलिज्म, दैट इज सिंथेसिस, और नहीं, एंड दोनों होती है, दोनों में से कोई एक नहीं, दोनों प्रोसेस होगी। और एंड कैटाबॉलिज्म, दैट इज ब्रेकिंग और डिग्रेडेशन, दैट इज ब्रेकिंग और डिग्रेडेशन। सो ब्रेकिंग दिख रहा है, ब्रेकिंग, एनाबॉलिज्म, सिंथेसिस या फिर फॉर्मेशन। सो ये सब चीजें किस में आएंगी, वाइटल प्रोसेसेस या मेटाबॉलिक फंक्शन। मेटाबॉलिज्म के दो ब्रांचेस, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। ओके, इसके अलावा कॉन्शियसनेस। व्हाट इज मीन बाय कॉन्शियसनेस? कॉन्शियस होना यानी क्या होना, कॉन्शियस होना यानी क्या होना, हाँ, टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन एनवायरमेंट, बराबर है।
ठीक है। सो कॉन्शियसनेस मीन्स अवेयरनेस ऑफ हर सराउंडिंग, ठीक है। कॉन्शियसनेस मीन्स अवेयरनेस ऑफ आवर सराउंडिंग, उसको अपन क्या कहेंगे, कॉन्शियसनेस। और उस कॉन्शियसनेस के ऊपर से अपन जो रिस्पॉन्स करेंगे वो अडेप्टेबिलिटी, ठीक है। अब सिर्फ बैठे हो, एक 3D रियलिटी में बैठे हो, इसका मतलब नहीं कि तुम अवेयर हो, ठीक है। नहीं तो क्लास में बैठे रहोगे और दिमाग कहीं और रहेगा, उसको कॉन्शियसनेस नहीं कहते। कॉन्शियसनेस मीन्स जो प्रेजेंट मोमेंट में है या अपने आजू बाजू में जो भी हो रहा है वो परसीव कर रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है, उसको अपन क्या कहेंगे, कॉन्शियसनेस। ओके। सो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में कॉन्शियसनेस होती है, दैट इज एन एबिलिटी कहेंगे या फिर एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर एनवायरमेंट और अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग, ठीक है। अवेयरनेस ऑफ आवर सराउंडिंग, उसको अपन क्या कहेंगे, कॉन्शियसनेस। या इसको और एक डिफिनेशन है, हाँ, एबिलिटी टू सेंस, एबिलिटी टू सेंस द सराउंडिंग एंड रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली, ठीक है। जो भी अपने सराउंडिंग है उसको सेंस करने की एबिलिटी, उसको भी अपन क्या कहेंगे, कॉन्शियसनेस। एंड होमियोस्टेसिस, वर्ड सुना है कभी? होमियोस्टेसिस यानी क्या? अच्छा ठीक है। होमियोस्टेसिस इज अ, अब हो ये वर्ड केमिस्ट्री में भी यूज होता है, फिजिक्स में भी यूज होता है, बायो में भी यूज होता है, ठीक है। बेसिक डेफिनेशन सेम है बट वो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज होगी। इन सिंपल वर्ड्स, होमियोस्टेसिस इज एन सिस्टम्स एबिलिटी टू कंट्रोल इट्स इंटरनल एनवायरमेंट एट एन आइडियल लेवल। अगर हम फिजिक्स या केमिस्ट्री की बात करते हैं तो जहां पे टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन एक आइडियल लेवल पे मेंटेन हो, ये आइडियल लेवल पे मेंटेन करने की जो एबिलिटी रहेगी उसको होमियोस्टेसिस कहेंगे। आइडियल लेवल पे मेंटेन, आइडियल लेवल यानी होमियोस्टेसिस नहीं, वो मेंटेन करने की एबिलिटी यानी होमियोस्टेसिस, ठीक है। जैसे सिर्फ मैगी बनाना मतलब कुकिंग आता है ऐसा नहीं होता, ठीक है। तुमको मैगी बनाती है मतलब इसका मतलब ये नहीं कि तुमको खाना पकाना आता है, तुमको सिर्फ मैगी बनानी आती, ठीक है। उसमें बनाना भी नहीं है, बॉईल ही करना है। अगर स्क्रैच से सभी चीजें बना रहे हो, ठीक है, तब कहेंगे कि तुमको कुकिंग आती है, ओके। मैगी बनाना है मतलब कुकिंग नहीं आती। डिफरेंस समझ में आया क्या कहना है? डिफरेंस समझ में आया क्या दोनों चीजों में? एक आइडियल लेवल रहना मतलब होमियोस्टेसिस नहीं, तो वो आइडियल लेवल मेंटेन करने की एबिलिटी जो रहेगी उसको कहेंगे होमियोस्टेसिस। सो ये जो भी होमियोस्टेसिस है, ये केमिस्ट्री और फिजिक्स में अलग अलग तरीके से डिफाइन, अलग तरीके से नहीं, बेसिक डेफिनेशन सेम है बट अलग पैरामीटर से यूज करेंगे। बायो में कौन सा पैरामीटर यूज करेंगे? एक सिस्टम, मतलब यहां पे अपनी कौन सी होगी, बॉडी। सिस्टम यानी क्या? बॉडी। सो सिस्टम को दूसरी तरीके से, बॉडी, अपनी बॉडी भी क्या है, एक सिस्टम है। तो अपने बॉडी की एबिलिटी जो अपना इंटरनल एनवायरनमेंट एक आइडियल लेवल पे रखे, मतलब अपने ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, ओके, ये सारी चीजें जो है, हाँ, ये सारी चीजें जो है, इन सभी को एक आइडियल लेवल पे मेंटेन करके रखना, ये जो एबिलिटी है इसको अपन क्या कहेंगे, होमियोस्टेसिस। इसका एक एग्जांपल स्वेटिंग, ठीक है। स्वेटिंग अपन वॉलेंटरीली स्वेट होते हैं क्या? ठीक है, नहीं। स्वेटिंग जो है वो अपने आप होता है। क्यों होता है? क्योंकि अपने सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर ज्यादा रहेगा तो अपनी बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ेगा, ठीक है। तो वो बढ़ा हुआ टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसको एक नॉर्मल लेवल पे मेंटेन रखना है, इसलिए अपन स्वेट करते हैं। विंटर के टाइम पे ये ज्यादा क्यों होता है, अपन खाना ज्यादा खाना क्यों खाते हैं? क्योंकि वहां विंटर के टाइम पे अपना मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट रहता है। क्यों? क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होता है तो अपनी बॉडी का टेम्परेचर भी कम होगा। वो टेम्परेचर को एक आइडियल लेवल पे मेंटेन रखना है, एक नॉर्मल लेवल पे मेंटेन रखने के लिए करने के लिए ज्यादा कैलोरीज चाहिए, और ज्यादा कैलोरीज कहां से आएंगी, जब अपन ज्यादा खाना खाएंगे। तो दैट्स वाई मेटाबॉलिज्म जो है वो फास्ट बनेगा।
क्यों? क्योंकि अपने बॉडी को ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। तो ये जितने भी प्रोसेस है जो अभी दो एग्जांपल यहाँ पे बताए, ये क्या हुआ? होम्योस्टेसिस। ठीक है, तो इस तरीके से अपनी बॉडी अपना इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन करके रखती है। ओके, एंड वन ऑफ द लास्ट नहीं कहेंगे, बट अनदर कैरेक्टरिस्टिक इज एजिंग। एजिंग का क्या मतलब होता है? एज हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? एज हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? ओल्डर। ठीक है, ओके। एनिमल के केस में अपन कह सकते हैं बुढ़ा हो रहा है। ठीक है, प्लांट और फंगस के केस में कैसे कहेंगे? हाँ, ठीक है, प्राची ने बताया टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ एंड डेथ। ओके, या फिर एक ग्रोथ या डेवलपमेंटल फेज से डेथ तक जो भी टाइम पीरियड रहेगा उस सभी को अपन क्या कहेंगे? एजिंग। या इस सब में जो भी चेंजेस होंगे उसको क्या कहेंगे? एजिंग। ओके, तो एक, हाँ, पीरियड बिटवीन बर्थ और ग्रोथ भी कह सकते हैं। ओके, बर्थ ही कहेंगे। पीरियड बिटवीन बर्थ एंड डेथ। कोई भी सेल बर्थ हो रही है मतलब जन्म ले रही है, तो उसकी डेथ भी होगी। इन दोनों के बीच में जो कुछ भी चेंजेस हो रहा है, पीरियड कहेंगे या फिर चेंज। ठीक है, उसी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? पीरियड या फिर चेंज बिटवीन बर्थ एंड डेथ। ये दो पॉइंट में जो भी सेल में या ऑर्गन में या ऑर्गेनिज्म में चेंज आ रहा है उस सभी को क्या कहेंगे? एजिंग। और अल्टीमेटली कोई भी सेल अगर जन्म ले रही है तो उसकी डेथ भी होगी। सो डेथ इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसका बर्थ हुआ है उसकी कभी ना कभी डेथ होगी, और डेथ होगी तो ये कैरेक्टर किसका हुआ? लिविंग ऑर्गेनिज्म का। नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स जो है उसका ना बर्थ रहता है ना डेथ रहता है, वो सिर्फ मटेरियल है, वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता रहता है। ठीक है, सो ये जितने भी है ये क्या हुआ है? कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे डिफाइन करेंगे और उसको कौन कौन से कैरेक्टर या कौन कौन से पैरामीटर है जिसके बेसिस पे अपन कहेंगे कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नहीं। ठीक है, सो इसमें कुछ पूछना है? याद का विचार ऐसा है, आपको याद रखनी है, क्योंकि जब भी अपन क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो वहां पे बहुत सारे कैरेक्टर या पैरामीटर्स दिए जाएंगे एक ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करने के लिए। तो वो सब में अपन इन सब पैरामीटर्स का यूज करेंगे। और दूसरा, जैसे अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि प्लांट लोकोमोट नहीं करता, ठीक है, इन सभी में अपन ने लोकोमोशन भी एक कैरेक्टर बोला है, तो प्लांट अगर लोकोमोट नहीं करता है तो उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म कहेंगे क्या? कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि उसका लोकोमोशन अपने लोकोमोशन की तरह नहीं होता। प्लांट जो है वो डिस्प्लेसमेंट नहीं करते, बट दे हैव मूवमेंट। प्लांट डजंट परफॉर्म लोकोमोशन बट दे डू परफॉर्म मूवमेंट। ब्रांचेस ग्रो हो रही है तो वो मूव, डिस्प्लेसमेंट नहीं, वो मूव हो रही है। ठीक है, बाकी के सभी कैरेक्टर है बट ये मूव होने की एबिलिटी सब में नहीं रहती। तो हर ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करने के लिए कुछ ना कुछ पैरामीटर्स लगेंगे, इसलिए ये सब पता होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, फोटो निकालना है तो निकाल लो। कितने कितने टाइप रहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में? कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं? एग्जाम्पल बताओ कोई, हर कोई एक एग्जाम्पल बताओ। एनिमल छोड़ के, एनिमल पता है, एनिमल छोड़ के और कोई एग्जाम्पल बताओ लिविंग ऑर्गेनिज्म के। स्पाइसेस, ट्रीज, एव्स, और कोई? बर्ड्स, रेप्टाइल्स, हाँ। ओके, सो ये जो सभी है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ओके, इन सबको अपन ऐसे अलग अलग क्लास में कैसे डिवाइड करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम। ठीक है, एक सिस्टम है, उस सिस्टम के हिसाब से ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको इतनी सारी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो उस सिस्टम के दो ब्रांचेस, ठीक है, उस सिस्टम में दो ब्रांचेस है। एक को कहते हैं सिस्टमैटिक्स और दूसरे को कहते हैं टैक्सोनॉमी। ठीक है, एक को कहेंगे सिस्टमैटिक्स और दूसरे को कहते हैं टैक्सोनॉमी। अब सिस्टमैटिक वर्ड कम्स फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज। ठीक है, वीडियो ब्लर हो रहा है। वर्ड कम्स फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज सिस्टमा। सिस्टमा मीन्स
ऑर्डरिंग और ऑर्डर और सीक्वेंस, ठीक है। सिस्टमोज और सिस्टमा मीन्स ऑर्डर और सीक्वेंस, दिख रहा है नहीं बराबर। हाँ, सो ये जो भी ऑर्डर और सीक्वेंस है, ये किसका सीक्वेंस है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको कौन से कैटेगरी में किस तरीके से ऑर्डर करना है। अपन ये इवॉल्व है, ये पहला है, बाद में या किसके ऊपर डिफाइन करते हैं, इवोल्यूशन के ऊपर डिफाइन करते हैं। ओके, और इसकी सब जो ये जो भी सिस्टम है, अब इवोल्यूशन कैसे हुआ ये अपने को कैसे पता कि हमने जो एक्सटिंक्ट हुए उनका स्ट्रक्चर स्टडी किया और जो अभी है उनका स्ट्रक्चर स्टडी किया। सो ऑर्डरिंग जो है इट इंक्लूड्स, दैट इज ए स्टडी ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस और वेरिएशन इन ऑर्गेनिज्म। जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है उन सभी ऑर्गेनिजम्स में जो भी सिमिलैरिटी और जो डिफरेंस है उनका स्टडी करना, उसको क्या कहेंगे, सिस्टमैटिक, दैट इज ऑर्डरिंग और सीक्वेंस। अब इनका स्टडी करना है तो वो कैसे करेंगे, विच इंक्लूड्स, एंड दैट इंक्लूड्स क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, ओके, और एक एस्पेक्ट है, हाँ, आइडेंटिफिकेशन। सो आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, ये तीन चीजों का यूज करके जो अपन सिमिलैरिटीज और वेरिएशन पढ़ेंगे उसको क्या कहेंगे, सिस्टमैटिक्स। पहले आइडेंटिफाई करना कि ये ऑर्गेनिज्म कौन सी कैटेगरी में है, जैसे अपन सेल को डिफाइन करते कि वो प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है, और ऐसे बहुत सारे पैरामीटर है। इसके अलावा प्लांट, एनिमल, बर्ड्स, ये जो भी डिफरेंस है ये क्यों है, क्योंकि सबसे पहले अपन ने आइडेंटिफाई किया कि इसके कैरेक्टर क्या है, और जो भी हर ऑर्गेनिज्म के जितने भी कैरेक्टर है वो आइडेंटिफिकेशन हुआ, और इससे कितने ऑर्गेनिज्म जो है उसमें इस तरह के सेम कैरेक्टर है उन सभी को एक ग्रुप में डालेंगे, और जो एक दूसरे से अलग है वो दूसरे ग्रुप में डालेंगे। ओके, सो ये हुआ आइडेंटिफिकेशन कि उसके कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करना। अगर वो नया ऑर्गेनिज्म है तो उसको नाम देना पड़ेगा, और ये सब करने के बाद जो सिमिलर है उनको एक कैटेगरी में डालेंगे, जो डिफरेंस है उनको दूसरी कैटेगरी में डालेंगे। सो ये तीनों चीजें मिला के जो बनेगा, या जो अपन क्लासिफाई करेंगे, क्लासिफाई तो एक खुद की टर्म है, बट ये तीनों मिला के जो अपन ऑर्डरिंग और सीक्वेंस डिसाइड करेंगे उसको क्या कहेंगे, सिस्टमैटिक्स। ठीक है, और इसी की तरह दूसरी टर्म रहती है टैक्सोनॉमी। ठीक है, टैक्सोनॉमी, टैक्सिस का मीनिंग होता है लॉ, एंड सेकंड वर्ड जो है उसका मीनिंग होता है अरेंजमेंट। ठीक है, सॉरी, हाँ, टैक्सिस मीन्स अरेंजमेंट एंड नोमोस मीन्स लॉ। ठीक है, तो एक ऐसा ब्रांच बायोलॉजी का जहां पे अरेंजमेंट के लॉ बनेंगे उसको कहते हैं टैक्सोनॉमी। ठीक है, द लॉ, अरेंजमेंट लॉ इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। अब ये जो भी लॉ है ये किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कलेक्शन, जो भी ऑर्गेनिज्म है उनको पहले कलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, कलेक्शन, देन उसके बाद ये तीनों चीजें, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन। सो कलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है, और एक पार्ट है उसका, हाँ, डिस्क्रिप्शन। ओके, सो टैक्सोनॉमी डील्स विथ कलेक्शन, डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफिकेशन, nomenclature and classification। ठीक है, ये सब जो है इन सब को मिला के क्या बनेगा, टैक्सोनॉमी।
ठीक है, अब ये दोनों में तीनों वर्ड कॉमन है बट एक ही चीजें नहीं है। टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक जो है वो कोई सिनोनिम की इंटर कन्वर्टिबल टर्म्स नहीं है, ये दोनों अलग चीजें हैं। इसमें क्या बता रहे हैं कि सीक्वेंस कैसा होना चाहिए, और इसमें क्या बताएंगे कि ये सीक्वेंस बनाने के रूल्स क्या है। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है डिफरेंस? इन दोनों का डिफरेंस समझ में आया क्या? सिस्टमैटिक्स और टैक्सोनॉमी के बीच का डिफरेंस है। द टर्म वॉज कॉइन्ड बाय एपीडी कैंडोल। द टर्म टैक्सोनॉमी वॉज कॉइन्ड बाय एपी डी कैंडोल इन 1830। ठीक है, एपी डी कैंडोल इन 1830 ये टर्म को कॉइंट किया था। बट टैक्सोनॉमी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो किसका था? कैरोलस लिनायस। ठीक है, एंड ही वाज नोन एज और स्टिल नोन एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, कैरोलस लिनायस। ठीक है, कैरोलस लिनायस इज नोन एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, क्योंकि टैक्सोनॉमी के फील्ड में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो इन्होंने किया, स्टार्ट भी इन्होंने किया, और उसमें अभी हम जो रूल फॉलो करते हैं उसमें से ज्यादातर रूल्स जो है वो इनकी वजह से बने। एंड दूसरा, द टर्म वॉज क्वाइंड बाय एपीडी कैंडोल। ठीक है, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि टर्म किसने क्वाइंट की थी और इस फील्ड में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका था। ओके, सो ये सीक्वेंस डिसाइड करेगा और ये वो सीक्वेंस बनाने का लॉ डिसाइड करेगा। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल में अपन कल पढ़ेंगे।